हाँ जी, नमस्कार सभी को। डे 15 हमारी प्रिपरेशन का एनसीईआरटी इकोनॉमी लेक्चर 3। तो हमने लास्ट लेक्चर में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज अपनाई थी इंडिपेंडेंस के टाइम, और उसके बाद से हमने क्या पॉलिसीज के ऊपर काम किया उसके ऊपर बात की थी। अब इससे आगे बढ़ते हुए जो आज हमने लेक्चर में बात करनी है, देखो 1990s में क्या प्रॉब्लम आई थी। अर्ली 1990s में, मतलब 80s में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण हमें 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ मूव करना पड़ा था। और क्या इंडियन इकोनॉमी में उसके बाद चेंजेस आने लगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखो हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे पैदा हो रहा था उसके बारे। देखो श्रीलंका एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि देशों के अंदर कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं गवर्नमेंट जब अननेसेसरी स्पेंडिंग्स करती है या लॉजिकल स्पेंडिंग्स नहीं करती। यही केस इंडिया के अंदर भी था कि गवर्नमेंट्स ऑब्वियसली वोट बैंक को कंसिडर करते हुए बहुत सारे ऐसे खर्चे करती जा रही थी जिससे कोई आउटपुट या जिससे कोई कमाई नहीं होनी थी। जैसे कि देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सरकार ने पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकारी कंपनियां बनाई थी, इनके ऊपर हमने बहुत बड़ा बैंक किया था कि इंडिया के फ्यूचर को, जो 21st सेंचुरी का इंडिया बनेगा, तब 20th सेंचुरी का, सॉरी, तो 20th सेंचुरी का जो इंडिया बनेगा उसके डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा श्रेय और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने सरकारी कंपनियों के ऊपर ही डाली थी। पर प्रॉब्लम क्या थी, देखो सरकार ने पहले स्टार्टिंग में जो सरकारी कंपनियां बनाई बहुत ही सक्सेसफुल भी रही हैं कई सारी। पर बात ये आती थी जब भी इलेक्शंस का टाइम आता था, अब लोगों को दिखाने के लिए कि सरकार कुछ स्पेंडिंग कर रही है, सरकार कुछ नया कर रही है, सरकार एक ही फील्ड में, लेट्स सपोज कॉटन के कपड़े बन रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल में ही हर इलेक्शंस के टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने नए पीएसयूज भी ओपन कर देती थी, नई सरकारी कंपनियां भी खोल देती थी। ठीक है, लेट्स सपोज एक कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पर इलेक्शंस आए, इलेक्शंस के टाइम दो कंपनियां और खोल दी। ठीक है, ऐसे करते कराते सेम फील्ड में मल्टीपल्स गवर्नमेंट कंपनीज एग्जिस्ट कर रही थी। अब इसके कारण प्रॉब्लम क्या आती है, देखो सरकार के पास बजट तो लिमिटेड ही है ना, जो अपनी वो कंपनीज को दे सकती है। मतलब अगर मशीन खरीदने के लिए भी बजट देना है या किसी भी चीज के लिए बजट देना है, बजट तो अल्टीमेट लिमिटेड ही है ना। तो हुआ क्या, इनमें से एक तो इन सारी कंपनीज में बजट बट गया। किसी कंपनी को अगर लॉस हो रहा था, अब लॉस वो भी सरकार के सिर पे पड़ने लगा। धीरे धीरे ये कंपनी ज्यादातर लॉस में जब जाने लग गई, तो आपकी सारा का सारा जितना घाटा होगा, अब सरकारी कंपनियां हैं, अगर ये कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, सरकार को इनके प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है, जिसे डिविडेंड कहते हैं। वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा जब सरकार के बजट के बारे में बात करेंगे, सरकार की कमाइयां कहाँ कहाँ से आती हैं। पर अगर ये कंपनियां लॉस खाती हैं, वो लॉस भी तो सरकार को ही बियर करना पड़ेगा, किसी को तो पैसे चुकाने ही है उस लॉस के। तो वो सरकार के ऊपर ये हर साल अननेसेसरी बर्डन बढ़ता जा रहा था। ऊपर से हमने जब पीएसयूज बनाए थे, हमने ये सोचा था कि हम धीरे धीरे सेल्फ सफिशिएंट बने, फूड कम से कम करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अभी भी हमें जैसे जो मशीन है, जो टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारे और भी इंपोर्ट्स हमें बाहर से मंगाने पड़ रहे थे। देखो अगर किसी भी देश को, सॉरी, हाँ, अगर किसी भी देश को आपके इंपोर्ट्स करवाने पड़ते हैं हद से ज्यादा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपके देह, आप कभी भी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे समझाता हूँ। देखो आप कभी भी चीजों को एक्सपोर्ट करते हो, इंटरनेशनली रूपी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि रूपी इतना बड़ा रोल नहीं दुनिया में प्ले करता। तो कंट्रीज रूपी में ना पेमेंट देती हैं, ना पेमेंट वो हमें रूपी में करती हैं। तो ज्यादातर दुनिया की पेमेंट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली करेंसीज हैं, जैसे कि सबसे कॉमन जो करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर है। ठीक है, नहीं तो यूरो, पौंड स्टर्लिंग, आपका जापान का येन हो गया, आपके चाइना का रेमेनबी या युआन कह लो जिसे, ये सारी कंट्री, ये सारी करेंसीज में आजकल पेमेंट्स चलती हैं। तो बात यही थी कि देखो अगर आपने एक्सपोर्ट करोगे, तो जो बाहर कंट्री को जिसे आपने सामान भेजा है, वो आपको डॉलर में पेमेंट कर देगी। पर अगर आपने बाहर से सामान मंगाया है, आपको डॉलर पे करने पड़ेंगे उस देश को। तो एज इंडिया हम डॉलर प्रिंट थोड़ी करते हैं,
हमारे पास जितना आरबीआई के पास डॉलर का रिजर्व पड़ा हुआ है या और करेंसीज का रिजर्व पड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व शॉर्ट में भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, सामान बेचोगे उसके बदले आपको डॉलर आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना बढ़ता जाता है। वहीं पे अगर आप सामान इंपोर्ट करते रहोगे, आपको एक तरह से अपनी जेब में से पे करते रहना पड़ेगा। ठीक है। इंडिया का क्या प्रॉब्लम थी, इंडिया लगातार जब से इंडिपेंडेंस आई थी तब से हमारा, उससे पहले खैर, पर उस तब तो हम ब्रिटिश एम्पायर के हिस्से थे, तो उसके बाद से मतलब हमारा इंपोर्ट कभी कम ही नहीं हुआ बल्कि ये बढ़ता ही रहा। अब होगा क्या, लेट्स सपोज आप अगर 80 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हो और 100 रुपए का आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली -20, तो मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपको 20 रुपए तो अपनी जेब से चुकाने ही पड़ेंगे ना, 20 रुपए और कहाँ से आएंगे, तो 20 रुपए तो चुकाने ही पड़ेंगे। ठीक है। तो ये जो -20 है, ये इस तरीके से आपका सारी की सारी चीज जो है, ये 20 रुपए इस तरीके से नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो धीरे धीरे अगर मेरी जेब में, लेट्स सपोज अब एग्जांपल मान के चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, कि अगर मेरी जेब में 1000 रुपए हैं, हर साल मुझे 20-20 रुपए का भी घाटा बढ़ रहा है, कभी ना कभी तो ये 1000 रुपए खत्म होने को आ जाएंगे। अगर मैं कमा कहीं से नहीं रहा हूं पर 20-20 रुपए गवाता जा रहा हूँ, कभी ना कभी तो ये 1000 रुपए खत्म हो ही जाएंगे। तो इस कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का धीरे धीरे कम होता गया एक साइड पे। दूसरी साइड पे हमारा सरकार के ऊपर भी बर्डन बढ़ता गया, क्योंकि सरकारी कंपनियों का लॉस बढ़ता जा रहा था। और इसके अलावा सरकार और एक्सपेंडिचर, जैसे कि सोशल प्रोग्राम देखो, गरीब गरीबों की मदद करना, खाना खिलाना, ये सब कुछ जरूरी है सरकार के लिए। पर जितना सरकार के पास पैसा है सरकार उसके मुताबिक करे, वो तब भी बियरेबल है। पर सरकार अगर वोट बैंक के चलते हुए, वोटों के इलेक्शन के चलते हुए अब करते हैं हम तो सबको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, तो खर्चा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उतनी आपकी इनकम नहीं है, सरकार की उतनी कमाई नहीं है, टैक्सेस से उतनी कमाई नहीं आ रही, ये सरकारी कंपनी उतना पैसा नहीं कमा रही, सरकार की इनकम तो है नहीं सरकार खर्चे बढ़ा के बैठ गई है। तो हर बारी जो फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, जो बजट जो है वो हमेशा घाटे में ही रहेगा, लॉस में ही रहेगा। तो सरकार हर साल, अब देखो जब भी आपके बजट में लॉस होता है ना, बजट डेफिसिट जो होता है, डेफिसिट का मतलब है कि घाटा है, यानी कि आपका खर्चा ज्यादा है, आपकी कमाई कम है। अगर आपका घाटा ही लगातार चलता रहेगा, तो ये घाटा बजट, अब खर्चा तो कर ही चुके हो, अब खर्चा कहीं से तो लेके आना पड़ेगा, तो आपको बार बार लोन उठाने पड़ते हैं। ठीक है, लोन से आपको बाकी जितना घाटा रह गया वो पूरा करना पड़ेगा। पर एक हद के बाद लोन भी तो आपसे, लोन क्योंकि रीपे करने पड़ते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट भी चुकाना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाना पड़ता है, ये भी तो कभी ना कभी अनबियरेबल हो जाएगा। श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम ही ये आई है। श्रीलंका का घाटा इतना ज्यादा है बजट का कि उन्होंने जगह जगह से, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने जगह जगह से ना लोन उठा के रखे थे। सिविल वॉर में रहा है बहुत साल श्रीलंका, तब भी उन्होंने लोन उठाए, उसके बाद भी अपनी डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए लोन उठा लिए। पर जिन प्रोजेक्ट्स और जिन चीजों के लिए श्रीलंका, श्रीलंका के एग्जांपल से समझाता हूँ क्योंकि वो लेटेस्ट चीज है। तो श्रीलंका ने जिन चीजों के लिए आपके लोन उठा लिए, वो सारे प्रोजेक्ट्स पैसे जनरेट नहीं करने लगे, खाली पड़े हुए हैं। पोर्ट बनवा लिया चाइना से, खाली पड़ा हुआ है। इंडिया से एयरपोर्ट बनवा लिया, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े उनके सिर पे कर्जे हुए पड़े हैं, लोन हुए पड़े हैं। अब कभी ना कभी तो, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल से लोन लिया, आईएमएफ से लोन लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, सबसे लोन भी तो डॉलर में ही ले रहे हो, रीपे भी डॉलर में करना पड़ेगा। अल्टीमेटली फिर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जब लोन लेते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसे ऐड हो जाते हैं, पर जब उसका प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट चुकाना है तो वो उतना माइनस भी तो होता जाएगा। एक टाइम पे अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा आ नहीं रहा, लगातार जा ही जा रहा है, ये धीरे धीरे, तो यानी कि 1000 रुपए में से एक तो तुम्हारे
इंपोर्ट का बिल भी इसी में से चुक रहा है, सरकार ने जो लोन लिए थे इंटरनेशनली वो पैसा भी इसी में से जा रहा है। धीरे धीरे करते कराते ये पैसा इतना कम रह जाएगा कि सरकार के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो सरकार ने उस टाइम पे, जैसे अब बजट की थोड़ी सी बस एक चीज और बता दूं, जैसे डिफेंस के ऊपर हमें चाइना और पाकिस्तान के कारण भी काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा था ऑब्वियसली। ठीक है, देखो डिफेंस देश के लिए जरूरी है, पर डिफेंस पैसे नहीं प्रोड्यूस करता। अगर मॉनेटरी वाइज देखा जाए तो डिफेंस कभी पैसे प्रोड्यूस नहीं करता। इसी कारण जो आपका डिफेंस सेक्टर है वो हमेशा बजट में घाटा ही प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो कमाई थोड़ी करके देता है अपने आप में। ठीक है, डायरेक्टली डिफेंस जरूरी है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर डिफेंस ही नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी स्मूथली कैसे चलेगी। पर डिफेंस अपने आप में क्योंकि पैसा जनरेट नहीं करता, वो इकोनॉमी में हमेशा लॉस ही है। दूसरा, गरीबी हटाने के और ये सारे प्रोग्राम्स ये भी अपने आप में घाटे ही हैं, क्योंकि ये अपने आप में पैसे नहीं जनरेट करे। अगर सरकार लोगों को एजुकेशन दे रही है, हेल्थ, सरकारी हॉस्पिटल्स खोल रही है ताकि हेल्थ मिल सके, सस्ते में फैसिलिटीज मिल सके, डायरेक्टली ये पैसे जनरेट नहीं कर रहे, क्योंकि जितने की सर्जरीज पड़ती हैं सरकार तो बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे दे रही है। पर इनडायरेक्ट बेनिफिट जरूर है, इसी कारण हम इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन हेल्दी होगी तभी तो कमाई करेगी। पर सरकार के लिए तो घाटा ही है ये। तो ये इकोनॉमी में क्योंकि कंट्रीब्यूट नहीं करते, इस कारण हम इन्हें बजट में प्रॉफिट में कभी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ खर्चा हुआ है, इनसे कोई कमाई नहीं हुई है। ठीक है, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू में हर चीज को देखता है। जैसे एक और चीज बताऊं, जैसे घर में जो मदर्स होती हैं यूजली सारा दिन काम करती रहती हैं घर का। ठीक है, जो हाउस वाइफ होंगी या मदर्स होंगी वो सारा दिन घर का काम करती रहती हैं, पर उनकी अगर फाइनेंशियल, अब सारा दिन मेहनत भी की, काम भी किया, उन्होंने जो एफर्ट पुट किया उसी के कारण जो आप स्टूडेंट्स हो, आप सारा दिन अपना इजीली स्पेंड कर पाते हो, कोई जॉब पे जा रहा है, टिफिन सब कुछ हो गया अल्टीमेटली। पर उनका जो ये हाउस होल्ड वर्क है, क्योंकि इसके लिए कोई पैसे नहीं मिलते उन्हें, इस कारण उनकी ये कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में काउंट ही नहीं होती। ठीक है, तो अपने आप में तो ऑब्वियसली ये कोई सही क्राइटेरिया नहीं है, पर ऑब्वियसली जब तक कोई कहीं से पैसा जनरेट नहीं होगा तब तक उसे हम इकोनॉमी में काउंट नहीं कर पाते। ठीक है, इसी कारण वो सारी कंट्रीब्यूशन, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सारी की सारी मिस हो जाती है। अब इंडिया के साथ यही हो रहा था, इंडिया लगातार अपने सारे के सारे पैसे गंवाता जा रहा था, और इसी कारण इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, कि आपने एक्सपोर्ट कितना किया माइनस आपने इंपोर्ट कितना किया। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो ये पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में आएगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, ये आगे है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है, आप बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हो, उतना आप सामान भेज नहीं रहे हो, तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसे मैंने आपको 100 में से 80 में से 100 करके दिखाया था, तो माइनस आंसर में रहेगा, तो उसे हम कहते हैं कि आपका डेफिसिट में रहेगा, घाटे में रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। लॉन्ग टर्म में इंडिया जब तक 1990s आए हैं इंडिया में, तब तक हम इतना घाटा कर सकते हैं। देखो हमारे थोड़ा बहुत हमें बेनिफिट जो रहता था, जो लास्ट नेल था हमारी ये सारी चीजों में, हमारी अभी कई चीजों में, कई चीजों की सप्लाई में, इंटरेस्ट फ्री लोन्स में, ग्रांट्स में, कई बार फ्री में पैसे देता था, वो था आपका सोवियत यूनियन। हमारी इसके साथ काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, चाहे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट थे, पर हमारी स्टिल अलाइनमेंट दिखती थी कि हम सोवियत यूनियन को थोड़ा सा ज्यादा फेवर करते थे पहले। और सोवियत यूनियन इसी कारण हमें कई बार पैसे ग्रांट में दे देता था। ग्रांट का मतलब होता है जिसे वापस चुकाना नहीं पड़ता। कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता था, तो बस सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। ठीक है, कई चीजें वो हमें वैसे ही दे देते थे, हमारी मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी हमें दे देते थे, तो हमारे इंपोर्ट अभी कम पड़ते थे। पर 1989 में आपके सोवियत यूनियन में भी क्राइसिस शुरू हुई, और 1990 में सोवियत यूनियन भी कोलैप्स कर गया। सोवियत यूनियन के कोलैप्स करने के कारण इंडिया का जो एक रिलायबल पार्टनर था वो सडनली खत्म हो गया। इसके कारण हमारा सडनली फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट अब कहीं ना कहीं से तो करवाने थे, पैसे भी चुकाने पड़ने थे। इस कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब सडनली क्राइसिस बहुत बड़े स्केल पे दिखने लग गया था। देख हमें 1980 से ही रहा था।
ठीक है, जब राजीव गांधी की सरकार आई है, राजीव गांधी की सरकार पे ही दिख रहा था कि हाँ क्राइसिस ये आने वाला है, पर वही बात है, सही टाइम पे कोई एक्शन नहीं लिए गए, इस कारण ये क्राइसिस बढ़ता ही गया। ठीक है, तो जब आपके इंपोर्ट्स या बोरिंग ज्यादा होती हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व धीरे धीरे खत्म होता जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के क्राइसिस आ गए हैं, ये शॉर्ट में बीओपी क्राइसिस आ गए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके चलते हुए पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी 1991 में, उन्होंने, और आपके फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने रातों रात बनाए गए थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडिया को बचाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर एलपीजी रिफॉर्म्स कैरी आउट करने का फैसला किया। ठीक है, कि इंडिया को अब अगर रेस्क्यू करना है, इंडिया को अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। देखो ये जो रिफॉर्म्स थे, ये इंडिया 1991 में बेसिकली हम खुद नहीं कर रहे थे, एक तरीके से ये रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ना फोर्स्ड भी थे, ये हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे। कैसे लगाए जा रहे थे? बेसिकली 1991 की अगर मैं बात करूं, तो हमें जब ये बीओपी क्राइसिस आया, देखो किसी भी देश के ऊपर जब भी बीओपी क्राइसिस आता है ना, दुनिया में एक इंटरनेशनली बॉडी बनाई गई है, वो इनसे जाके टेम्पररी लोन्स मांग सकती है और अपने आप को रिकवर करवा सकती है। वो है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट में जिसे हम आईएमएफ कह देते हैं। ये आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बनाई गई थी। इसका बेसिकली मेन काम ही ये है कि कोई भी देश जो बीओपी क्राइसिस में फंसता है, वो इनके पास जाके लोन ले सकता है। इस टाइम आपके पाकिस्तान भी गया हुआ है, आपके बांग्लादेश ने भी अप्लाई कर दिया था, आपके श्रीलंका भी गया हुआ है। ठीक है, तो हमारे नेबरहुड में तो बहुत बड़े स्केल पे सेम फाइनेंशियल क्राइसिस आने के चांसेस हैं। अगर इसी चीज की मैं यहाँ पे बात करूं, देखो हम भी आईएमएफ के पास गए थे, पर आईएमएफ पर ये जो लोन होते हैं ना, ये हमेशा कंडीशनल लोन्स होते हैं। अब कंडीशनल लोन्स का क्या मतलब है? देखो आईएमएफ ये कहता है कि तुम आज इस सिचुएशन में जो फंसे हो, इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी अभी तक जो इकोनॉमिक पॉलिसी चलती आई है, वही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये क्राइसिस से तुम निकल पाओ और ये क्राइसिस तुम्हारे यहाँ पे कभी ना आए, तो तुम्हें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बदलने की जरूरत है। तो आईएमएफ कहता है कि हम लोन तो देंगे, पर उसके बदले हम तुम्हें एक लिस्ट देंगे। ये जो आपका लोन होगा, लोन को हम किश्तों में बांट देंगे। लेट्स सपोज 3 किश्तें बना दी, हर किश्त आपको तब मिलेगी जब आपने उसकी सारी कंडीशंस के आपको इकोनॉमी में क्या क्या चेंज करना है वो आपने फुलफिल कर ली हैं, तो हम आपको वो वाली किश्त जारी कर दिया करेंगे। इसके साथ आपका देश भी टाइम टू टाइम चलता रहेगा जितना आपको उस टाइम पैसे चाहिए, और लॉन्ग टर्म में आपकी इकोनॉमी सारी की सारी रिफॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे, इसी को हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 इफेक्ट्स यहाँ पे जनरेट हुए। अब इन तीनों वर्ड्स को समझते हुए सबसे पहला जो वर्ड है वो है लिबरलाइजेशन के बारे। अब लिबरलाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले इस चीज को समझे। देखो लिबरलाइजेशन का अपने आप में जो मतलब होता है, वो होता है इकोनॉमी का मतलब। जब हम कहते हैं कि लिबरलाइज करना है, इसका मतलब होता है जैसे कि गवर्नमेंट ने, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सरकार ने दो रिजर्व लिस्ट बना के रखी थी, जिसमें सिर्फ सरकार ही कंपनीज खोल सकती है और कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं हो सकती। तो यानी कि एक लिस्ट सिस्टम बनाया हुआ था, जहां पे आपकी रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट, रिजर्व लिस्ट में सिर्फ सरकार की ही, गवर्नमेंट की अपनी खुद की ही मोनोपोली हो सकती है और किसी की कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता। ट्रांसफर लिस्ट के अंदर आपके प्राइवेट सेक्टर को अलाउड था, पर प्राइवेट सेक्टर को पहले लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, तभी जाके आपके
उन्हें इंडस्ट्री खोलना अलाउड है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि अपनी इकोनॉमी को लिबरेट करना, आजाद करना। तो जितनी भी ये बाउंडेशंस हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये जो रिजर्व और ट्रांसफर लिस्ट है, सरकार को ये बोला गया, मतलब सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई, यहाँ पे आपकी रिजर्व लिस्ट छोटी कर दी गई। अल्टीमेटली रिजर्व लिस्ट में सरकार ने मेनली पब्लिक सेक्टर में दो चीजें, दो इंडस्ट्रीज रखी, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, तो जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है सारी की सारी, वो सिर्फ सरकार, आज भी सरकार के कंट्रोल में ही है ये, सिर्फ और सिर्फ सरकार ही न्यूक्लियर एनर्जी बना सकती है, न्यूक्लियर सेल स्टोर कर सकती है, सब कुछ। दूसरी चीजें है आपकी रेलवे। रेलवे आज भी गवर्नमेंट ओन्ड ही है। गवर्नमेंट ने आगे खैर कुछ रूट लीज पे देने शुरू कर दिए हैं, पर उस लीज का ये मतलब नहीं है कि सरकार ने प्राइवेट ट्रेन चलानी अलाउड कर दी है। तो अभी भी ये दोनों इंडस्ट्री सरकार के कंट्रोल में। इसके अलावा एक तीसरी चीज और भी सरकारी मोनोपोली ही है, वो है आपकी लॉटरी। लॉटरी इंडस्ट्री नहीं है बस, ठीक है। तो टोटली ये तीन चीजें आज भी सरकार ही कर सकती है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री का अलाउड नहीं है इंडिया में। एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और लॉटरी, ये तीन चीजें सिर्फ और सिर्फ सरकार। इसके अलावा सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लाइसेंसेस, जो ये लाइसेंस राज था, ये खत्म कर दिया गया क्योंकि ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट खत्म कर दी गई। तो ये लाइसेंस राज, जो लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, ये भी खत्म कर दिए गए, बस कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कि अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हैजार्डियस केमिकल इंडस्ट्री में आपने डील करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलनी है अपनी, एरोस्पेस इंडस्ट्री में जाना है, इनके लिए आज भी लाइसेंसेस लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ी टेक्निकल इंडस्ट्री है। देखो अगर अल्कोहल किसी ने इंडस्ट्री लगानी है, तो लाइसेंसेस, आप कैसे बॉयलर्स यूज कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजों के अल्टीमेटली परमिशंस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि ये हेल्थ से कंसर्न रखते हैं। सेम चीज ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स भी, क्योंकि अगर आप दवाइयां बना रहे हो, अगर आपकी मात्रा सही नहीं है, ऑब्वियसली लोगों की सेहत ज्यादा हार्म हो सकती है। तो ऐसी सारी चीजों में आज भी लाइसेंसेज हैं, पर अगर आपने कोई और बिजनेस करना है, अब उनमें लाइसेंसेज नहीं लगते। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी को डिपार्टमेंटल स्टोर तक खोलना होता था, उससे भी लाइसेंस लेना पड़ता था। वो सारी चीजें अब खत्म कर दी गई हैं कि बाकी सारे बिजनेसेस जैसे जो करना चाहे कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज के भी रिफॉर्म्स कैरी आउट किए गए। देखो हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों कम थे, इसका एक कारण था कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट का मतलब है कि जैसे आज हम कहते हैं $1 के बदले रुपी को अगर हम लगाएं, ठीक है, कि $1 आज लेट्स सपोज 82 रुपीज का है, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सचेंज रेट है, हमारा 1991 से पहले एक्सचेंज रेट ना बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस था, ठीक है, $1 के बदले 5 रुपए। ये हमारा ना गवर्नमेंट कंट्रोल था, सरकार फिक्स करती थी कि हम किस रेट पे एक्सचेंज करना चाहेंगे। इसके कारण क्या था, देखो आज अगर मैं ये दोनों रेट्स को आज के सेंस में कंपेयर करके देखते हैं। देखो आज अगर मैं लेट्स सपोज कर दूं कि एक जो डॉलर है वो 5 रुपए के बराबर होगा, आज भी गवर्नमेंट करने को ऐसे कर सकती है। पर प्रॉब्लम क्या आएगी, अब अगर मैं सामान बाहर बेच रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं पेंसिल बेच रहा हूँ, किसी देश में पेंसिल्स बेच रहा हूँ, वहां पे मैंने उन्हें बोला कि देखो मेरे यहाँ पे एक पेंसिल 1 रुपए की है, ठीक है, तो आप जितने का ऑर्डर प्लेस करोगे, जितनी पेंसिल्स का, हम उसके मुताबिक आपको डॉलर में कन्वर्ट करके भेज देंगे। तो ये देखो अगर आपका $1 आपका 5 रुपए के बराबर होता, यहाँ पे अगर कोई $1 का ऑर्डर प्लेस करता, उसके पास सिर्फ 5 पेंसिल्स आती, ठीक है। तो उसे लगता, और लेट्स सपोज इसी टाइम पे चाइना जो है, चाइना दे रहा होता $1 के बदले जो उनकी करेंसी है, ठीक है, उसके बदले वो दे रहे होते, लेट्स सपोज 10 भी दे रहे होते, और वो कहते कि हमारे यहाँ पे जो युआन है, युआन पे आप एक युआन का एक पेंसिल है। तो यानी कि अगर वो जो भी जिस पर्सन ने पेंसिल्स मंगानी थी वो कंपेयर करता, तो वो कहता कि यार देखो अगर मैं $1 खर्च कर रहा हूँ, मुझे इंडिया से 5 पेंसिल्स ही आ रही हैं, पर चाइना से 10 पेंसिल्स आ जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ही चाइना के साथ कर लेता हूँ, इंडिया से क्यों करता हूँ, इंडिया में तो महंगी पड़ रही हैं चीजें।
पर अब वही एक्सचेंज रेट आज जो हम फॉलो करते हैं इसे कहते हैं फ्री फ्लोटिंग। हमारी करेंसी लगातार फ्लक्चुएट करती रहती है इंटरनेशनली, जैसे बाकी करेंसीज मूव करती हैं। तो आज के टाइम में देखो तो वही $1 खर्चने पे 82 पेंसिल्स आ जाएंगे उस बंदे को। तो उस बंदे को अगर लगेगा कि हाँ यार इंडिया का रेट ठीक है, वो इंडिया से सामान ज्यादा खरीदेगा। नीचे गिर रही है। ऑब्वियसली अगर आपका देश इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो नुकसान होता है, इंडिया अभी भी इंपोर्ट ज्यादा करता है तो अभी भी नुकसान ही होता है हमारा। पर एक्सपोर्ट्स का भी फायदा होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि इस देश में से सामान सस्ता पड़ेगा, इससे मंगा लो। तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं विद टाइम। अगर आप देखोगे हर साल के एक्सपोर्ट के फिगर्स, जैसे जैसे हमारी करेंसी गिरी है हमारे एक्सपोर्ट्स ग्रो किए हैं, क्योंकि दुनिया में लोगों को हमारा सामान खरीदना ज्यादा सस्ता लगता है। तो ये चीज भी हमने यही 91 के रिफॉर्म्स में की थी। इसके अलावा जो हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी, देखो इंडिया के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई होती थी। अगर कोई बाहर से सामान आ रहा है उसकी ड्यूटी बहुत हाई होती थी। इंडिया इवन एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाता था। देखो हम हमें ये होता था कि जो इंडिया की अपनी कंपनीज हैं, अब इंडिया में सामान बेचने से ज्यादा अगर ये बाहर बेचेंगे इन्हें पैसा ज्यादा मिलेगा, इनके प्रॉफिट ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो कंपनीज के पास हमेशा इंसेंटिव है कि इंडिया में क्या सामान बेचना है बाहर बेचो। पर जब इंडिया के अंदर ही सामान की कमी है तो हमारी सरकार के लिए प्रायोरिटी ये है कि पहले इंडिया के लिए तो सामान पूरा कर ले फिर बाहर बेचेंगे। तो कंट्रीज को जो आपकी सॉरी कंपनीज थी उन्हें डिस्करेज करने के लिए कि वो बाहर सामान ना बेचें, हम इवन एक्सपोर्ट की ड्यूटी लगाती थी कि अगर कोई कंपनी बाहर बेचने की कोशिश करेगी उसके ऊपर हम अलग से ड्यूटी यानी कि एक अलग से उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो अपने आप ही जो बाहर सामान जाता था वो और महंगा हो जाता था। हमारा सामान पहले ही कॉम्पिटिटिव नहीं था, उसके ऊपर से हमने अलग बाहर भेजते टाइम ड्यूटी भी लगा दी थी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स तो कहाँ बढ़ने थे। ठीक है। तो इस कारण हमारे एक्सपोर्ट्स इतने नहीं होते थे और उसके कारण इंडिया को लगातार नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। तो हमने अपने टैरिफ रेट्स यानी कि जो ड्यूटीज है इसे कम करना था। ठीक है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो थी, अब एक और चीज भी थी, देखो ऐसा नहीं था कि एक्सपोर्ट के लिए बिल्कुल ही अलाउड नहीं था। हमारे ना सरकार कोटा फिक्स करती थी कि इतनी क्वांटिटी आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा क्वांटिटी अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज कोई आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री है, उन्हें बोल दिया 1000 मीट्रिक टन जो है इतना आप आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना ड्यूटी के। ये कोटा फिक्स कर दिया कि इतना अलाउड है आपको एक साल में, इससे ज्यादा करोगे तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस है कि आप इतना ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये खत्म कर दिया हमने। ऐसे सारी ड्यूटीज के ऊपर जो टैक्सेस थे, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसे खत्म कर दिया। ये सारी चीजों में इस तरीके से हमने एडवांटेज क्रिएट किया। ठीक है। अगली चीज है देखो एक और तरीका होता है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ाने का और अपनी इकोनॉमी को और बेटर करने का, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश में अट्रैक्ट करो। देखो कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया के अंदर पैसे लगाता है बाहर से, वो कौन सी करेंसी अपने साथ लेके आएगा? डॉलर। पर इंडिया के अंदर अगर तुमने कोई कंपनी भी खोलनी है, अगर तुमने लोगों को सैलरी भी देनी है, अगर कोई और भी चीज इंडिया के अंदर परचेज करनी है, तुम डॉलर में थोड़ी परचेज कर सकते हो। आज अगर आप $1 का नोट लेके मार्केट में जाओगे, चाहे उसकी वैल्यू जो मर्जी हो 85 हो जाए 90 हो जाए, कोई आपसे डॉलर रेयरली ही लेगा कि हमें डॉलर क्या करने हैं, हमें तो रुपी ला के दो। क्योंकि इंडिया की मार्केट में तो रुपी ही चलता है। तो इन फॉरेनर्स को क्या करना पड़ता है अगर उन्हें इंडिया में पैसा लगाना, चाहे कोई फॉरेनर है या कोई फॉरेन कंपनी है। लेट्स सपोज जैसे आपके ना हैदराबाद के शहर में जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट अपना क्लाउड सर्वर का उन्होंने कुछ 10,000 करोड़ स्पेंड करने हैं 5 साल में। तो 10,000 करोड़ रुपीज में स्पेंड करने हैं। अब वो पैसा तो वही अमेरिका से लेके आ रहे हैं, अमेरिका में तो डॉलर ही चलता है, रुपी थोड़ी है उनके पास, एक्चुअली 10,000 रुपी थोड़ी है उनके पास। पर होता क्या है, जब भी कोई कंट्री ने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना है वो ये डॉलर देते हैं आरबीआई को, जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेज करते हैं। इसके बदले आरबीआई जो भी उस डॉलर की रुपी में वैल्यू होती है
इस कंपनी को उतने रुपी जारी कर देगा कि ये लो आपके रुपी, अब इंडिया के अंदर आप स्पेंड कर सकते हो। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर, फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया। कोका कोला इसी टाइम पे इंडिया आई थी। इससे पहले कैंपा कोला, थम्स अप एक अलग कंपनी एज अलग ड्रिंक एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, वो बाद में खरीद ली गई। तो ये सारी चीजें, ये इंडियन ड्रिंक्स थी। लिम्का वो भी इंडियन ड्रिंक थी, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये सारी की सारी इंडियन ड्रिंक्स, इंडियन वो थी, ठीक है। तो बाद में ये फॉरेन कंपनीज ने आके कई चीजें, ऑब्वियसली कई इंडियन बिजनेसेस बंद भी हुए, कई इंडियन बिजनेसेस बिक भी गए, पर कई इंडियन बिजनेसेस बहुत बड़े बन गए। तो आज टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी, एचसीएल, इन्फोसिस, ये सारी इसी लिबरलाइजेशन फेज के टाइम ही बड़ी बन पाई हैं। तो अब देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने आप में दो टाइप की होती है। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या इसे कई बारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या इंस्टीट्यूशनल, जैसे मर्जी कह सकते हो। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मतलब क्या होता है? तो एफडीआई का मतलब होता है ये एक ना जो भी एफडीआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सॉरी, इसका क्या मतलब है कि जो भी एफडीआई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो इंडिया के अंदर अपनी कोई इंडस्ट्री खोल रहा होगा, अपना कोई ऑफिस खोल रहा होगा, या एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा होगा, शायद उसकी मैनेजमेंट पूरी की पूरी खरीद ले, ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर प्रॉपर अपना बेस बना रहा होगा, इंडिया के अंदर एम्प्लॉयज रख रहे होंगे वो। तो ऐसा अगर कोई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे देखो हार्ले डेविडसन इंडिया को छोड़ के चली गई है, पर ऐसा नहीं था कि हार्ले डेविडसन कुछ ही सालों में इंडिया को छोड़ के गई है। हार्ले डेविडसन अराउंड 2009 के करीब इंडिया में आई थी, ठीक है। और फाइनली उन्होंने 2020 में अनाउंस कर दिया था कि वो इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं। तो इतने सॉरी, ऑलमोस्ट 11 साल उन्होंने इंडिया के अंदर कोशिश की कि वो इंडिया के अंदर मार्केट बना सके और इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा सके। हाँ जी, सॉरी, बीच में कफ के कारण थोड़ी सी डिस्टरबेंस। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसने अपनी कंपनी खोली, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की, अपना सेटअप बिठाया, एम्प्लॉयज रखे, तो ये लोग जल्दी इंडिया छोड़ के नहीं जाते। जैसे हार्ले डेविडसन का एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने 11 साल इंडिया के अंदर कोशिश की कि वो इंडिया के अंदर अपनी मार्केट एस्टैब्लिश कर सके, नहीं कर पाए, फिर जाके छोड़ रहे हैं। ऐसे और भी कंपनीज इंडिया के अंदर रही हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म रहती हैं, नहीं बेस मिल पाता, लगातार लॉस आ रहा है, फिर उन्हें इंडिया ऑब्वियसली फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है जो बाहर से बैठ के इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। तो स्टॉक्स बेसिकली कोई कंपनी के अंदर पैसा लग रहा होता है, कंपनी के स्टॉक्स के अंदर पैसा लग रहा होता है। तो ये जो लोग हैं बेसिकली इसके अंदर, मतलब अगर आप कंपनी के स्टॉक्स जब खरीदते हो स्टॉक मार्केट से, तो आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं मिलता कंपनी के ऊपर। तो और ये पैसा आप जब मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो और जब मर्जी विड्रॉ कर सकते हो, ये शॉर्ट टर्म पैसा है, ठीक है। पर इंडिया के अंदर ये भी डॉलर्स क्योंकि इन्वेस्ट होते हैं, इंडिया के स्टॉक पूरा इंडिया के अंदर आता है, पर ये पैसा कभी भी इंडिया को छोड़ के भी जा सकता है। तो एक्चुअली जो प्रेफर की जाती है ना, वो एफडीआई की जाती है, क्योंकि होता क्या है कि देखो, अगर आपकी इकोनॉमी स्मूथ चल रही है, फिर तो हर कोई इंडिया के अंदर पैसा लगाना चाहेगा किसी भी चीज में। पर जब आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो स्टॉक मार्केट का पैसा है, ये क्योंकि कभी भी निकाला जा सकता है, आपकी इकोनॉमी के अंदर जैसे भी थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आई, साथ की साथ आपका ये सारा का सारा पैसा लोग निकाल के ले जाएंगे। तो इस कारण जो कोशिश होती है वो ये होती है कि एफडीआई इंडिया के अंदर बढ़ाई जाए। पर एक रियलिटी ये है कि इंडिया में आज भी जो ज्यादातर पैसा आता है ना, वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट्स में आता है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो पर ये लिबरलाइजेशन में ये मतलब होता है। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। देखो, प्राइवेटाइजेशन में सरकार अपनी कंपनीज को सेल ऑफ करना शुरू करती है। अब सेल ऑफ अपने आप में तीन तरीके से हो सकता है। सरकार मतलब कोई ना कोई परसेंटेज शेयर अपना बेच सकती है कंपनी में से, कि कुछ प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, बाकी शेयर अपने पास रखा हुआ है, तो ऐसे भी हो सकती है।
तो उसमें तीन तरीके की चीज है, दो तरीके से, मतलब सॉरी, शेयर सेलिंग हो सकती है। या तो 51%, सॉरी पहले आपको बताता हूँ, लेस देन 49% सरकार सेल कर सकती है। इसका क्या मतलब है? अगर देखो सरकार 49% से कम सेल करती है, इसका मतलब है कि सरकार के पास मेजॉरिटी कंपनी, देखो अगर 49% तक शेयर अगर सरकार ने बेच भी दिए, सरकार के पास 51% शेयर तो सरकार के पास अभी भी है, अगर मैक्सिमम 49% भी बेचते। जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होती है, मैनेजमेंट उसकी होती है। तो सरकार ऐसी कंपनीज जहां पे सरकार को लगता है कि देखो सरकार कंपनी तो चला अंदर नया पैसा लगा सके, सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा लगाने को नहीं है, सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो पैसा लगा सके, और सरकार कंपनी खुद चला लेगी। वो इन्वेस्टर उसके बाद घर बैठ के बस आराम से जो हर साल प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से हिस्सा रख ले। ठीक है, तो ऐसी चीजों में सरकार 49% या उससे कम शेयर बेच देती है। जहां पे सरकार को लगता है कि देखो सरकार से शायद मैनेज ही नहीं हो पा रहा और प्राइवेट इंडस्ट्री ज्यादा मैनेज कर पाएगी, वहां पे सरकार क्या कोशिश करती है, वहां पे मोर देन 51% शेयर बेच देती है। 51% अगर सरकार ने प्राइवेट को बेच दिया, अब देखो उस कंपनी को चलाने की, उसकी मैनेजमेंट की, उसकी इंप्लॉयज की, हर चीज की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की खुद की हो जाती है। वहां पे अब सरकार आराम से बैठ के प्रॉफिट का हिस्सा खाए, क्योंकि सरकार माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है, मेजॉरिटी प्राइवेट के पास है। तीसरा होता है 100% सेल ऑफ, जहां पे सरकार अपनी पूरी की पूरी कंपनी, जैसे एयर इंडिया टाटा को बेच दी, ठीक है, वो आपकी 100%, कोई कंपनी अगर सरकार ऐसे सेल ऑफ कर देती है जहां पे सरकार अपने सारे शेयर बेच देती है, एक बारी पैसा बस सरकार को मिलता है, बस उसके बाद खत्म, वो होता है 100% सेल ऑफ। तो ये है आपकी प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे सरकार ने उसके बाद जो अपने पास कंपनियां रखी, ज्यादातर सरकार ने बेचनी शुरू कर दी, पर जो सरकार की प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी, उन्हें भी हमने थोड़ी सी ज्यादा आजादी देने का सोचा कि देखो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में आके सरकार सिर्फ वो, मतलब सरकार, अगर कंपनियां सरकार के कंट्रोल में ही काम कर रही हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी वोट बैंक आता है, सरकार जो अपनी कंपनियों को कहेगी उन्हें वो करना पड़ेगा, और इसके कारण ही तो घाटा आता है। सरकार ने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन में जो कंपनीज अपने पास रखने का सोचा, उन्हें ना अलग अलग स्टेटस देने का सोचा कि देखो जितना आप बड़ा स्टेटस हासिल करते जाओगे, आपको उतनी ज्यादा फाइनेंशियली आजादी मिलेगी कि आप जैसे फैसला लेना चाहते हो, कंपनी को चलाना चाहते हो, चला सकते हो। तो सबसे जो सरकार की बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे आपकी गेल होगी, और ऐसी जो मतलब बड़ी बड़ी आपकी ज्यादातर ऑयल की जो कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल होगी, ये सब को, ये आपकी महारत्न कंपनीज हैं। ये जो कंपनीज हैं ये प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाती हैं। कोई भी कंपनी जो पिछले 3 साल में 2500 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा चुकी है, या एवरेज एनुअल नेट वर्थ उसके पिछले 3 साल से 10,000 करोड़ से ज्यादा है, या उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 10 साल का 20,000 करोड़ से ज्यादा है, ये सारी की सारी, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर वो फिलफिल करती है, उसे महारत्न बना दिया जाता है। ऐसी कंपनी जितना देखो, सबसे पहले सबसे छोटा सेट होता है मिनी रत्न, 30 करोड़ के प्रॉफिट कमाने वाली 3 साल में, उन्हें मिनी रत्न कहते हैं। फिर एक क्राइटेरिया है जहां पे 100 में से जिसने 60 का स्कोर हासिल कर लिया, वो नवरत्न बन जाती हैं, और फिर महारत्न। ये जो कंपनीज के स्टेटस हैं, जितना आप ऊपर जाओगे, आपको उतनी ज्यादा सरकार से फ्रीडम मिलती है। मतलब है सरकारी कंपनियां, पर इन्हें रोज के मामलों में सरकार की ना सुनने की जरूरत है, ना सरकार को रोज रिपोर्ट करने की जरूरत है कि इनमें चल क्या रहा है। ये जैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को अरेंज करना चाहें, जैसे डिसीजन मेकिंग करना चाहें, जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहें, इनकी सारी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीजों का मैं आप एक होमवर्क देने लगा हूँ। गूगल पे जाके इंडिया की जितनी भी महारत्न कंपनीज हैं उनके नाम लिखने हैं अपने, और उन्हें याद करना है कौन सी इंडिया में महारत्न कंपनीज हैं और कौन सी नवरत्न कंपनीज हैं। ठीक है, ये महारत्न और नवरत्न बस याद रखो। ठीक है, ये लिमिटेड सी लिस्ट है, ये याद रखनी है। मिनी रत्न आपको याद रखने की जरूरत नहीं।
तीसरा जो स्टेप है वो है ग्लोबलाइजेशन। देखो, इंस्टेड कि मैं कोशिश करूं कि मैं सारा का सारा आत्मनिर्भर ही हो जाऊं, सब कुछ मैं बना रहा हूँ, रॉ मटेरियल भी मैं ही बना रहा हूँ, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी मेरी अपनी है, टेक्नोलॉजी के बाद जो चिप सेट कुछ भी बना वो भी मैं यही बना रहा हूँ, फाइनली असेंबली भी इंडिया के अंदर ही हो रही है, फिर सारी दुनिया में बेच के कॉल सेंटर भी इंडिया के अंदर ओपन किए हुए हैं। ये अपने आप में एक सिंगल देश के अंदर करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इंस्टेड ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि दुनिया भर के अंदर एक सप्लाई चेन बन जाओ, उसके सप्लाई चेन का पार्ट बन जाओ। इसका मतलब क्या है कि देखो, शायद रॉ मटेरियल एक कंट्री में तैयार हो रहा है, उसके बाद उसके सप्लायर अलग अलग देश हैं। जैसे अगर एक फोन बनना है, शायद फोन का चलो रॉ मटेरियल नहीं होगा, फोन का जो डिजाइन होगा, डिजाइन शायद एक कंपनी कंट्री से आ रहा है, उसके बाद जो उसके सप्लायर हैं, चिप कोई दे रहा है, स्क्रीन कोई दे रहा है, बैटरी कोई दे रहा है, अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं। फिर वो सारे के सारे एक कंट्री के अंदर इकट्ठे किए जा रहे हैं, एक फैक्ट्री के अंदर वो सारा फोन जोड़ के एक सिंगल फोन तैयार किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद सारी कंट्रीज में उसे फैला दिया जाता है, सारी दुनिया में अलग अलग जगह उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। उसके लिए भी अलग अलग देशों के पोर्ट्स यूज किए जाएंगे, अलग अलग कंट्रीज की शिप्स यूज की जाएंगी। ठीक है, फिर हर देश के अंदर रिटेल किया गया। रिटेल करने के बाद अगर आपको कस्टमर केयर कभी भी कोई मदद चाहिए, तो आप कस्टमर केयर कॉल करके आप वहां से मदद ले सकते हो। इस चीज को कोई शायद कोई कंट्री के अंदर बीपीओ आपके जो कस्टमर केयर सेंटर है वो ओपन किए जाए, वहां पे आपकी मदद की जाए। ये सब कुछ हमने ही बनाना है। हम इस सप्लाई चेन का हिस्सा बने जो दुनिया भर में चल रही है। और हमने इसमें जो सबसे पहले 1991 में एक्चुअली जो सबसे बड़ा बैंक किया था सप्लाई चेन में, वो हमने इंडिया के अंदर बीपीओ। आज भी जो 1800 करके ऐसे कस्टमर केयर के आपके नंबर है ना, ये सारे इंडिया को कॉल्स आती हैं। ठीक है, ये इंडिया के अपने कस्टमर केयर के नंबर हैं। तो यहाँ पे हमारी, क्योंकि हमने देखा कि सप्लाई चेन में किस चीज का हिस्सा बन सकते हैं। देखो, ना हमारा एग्रीकल्चर अच्छा था, ना हमारी इंडस्ट्री अच्छी थी, और तो हम कुछ कर नहीं सकते थे उस टाइम पे। हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग थे जो इंग्लिश बोल सकते थे। हमने उस वर्क फोर्स को चैनलाइज किया, और हमने इंडिया के अंदर बीपीओ, जो लोगों का बैक एंड ऑफिस है, ठीक है, आईटी सेक्टर हमारा, इसी कारण उसके बाद वो सब कुछ भी बूम किया, और कस्टमर केयर में बीपीओ भी बूम किया। बीपीओ बहुत बड़ा जॉब प्रोवाइडर है आज इंडिया में, उसका यही कारण है। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला लेक्चर। इसके बाद हम कुछ इंडिया की इंडस्ट्रीज और चीज़ों हमारे पढ़ना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एंड सी यू।